तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर कोड 106 है, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व यानी कह सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, इसका कंप्लीट जो है हम लोग जो इस वीडियो में आपका एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक पर रहें। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे और ज़्यादा देर नहीं करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसका क्या आंसर होगा। तो प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में व्यक्त किसने किया? तो वान जुस्टी ने किया। प्रशासन को नीति के रूप में स्वीकार किसने किया? तो प्रोसे ने किया। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रशासन को व्यवस्थापन के रूप में स्वीकार किसने किया? तो जिंके ने किया, ठीक है। और अगला देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि 18वीं शताब्दी में किसने प्रशासन को परिभाषित किया? तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक का प्रकाशन किया? तो वुडरो विल्सन ने किया। अगला क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की जो व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन भाषा से हुई है। और 7 नंबर है कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द के किस शब्द से? तो यह आपका मिनिस्टर से हुआ है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है कि शिक्षा प्रशासन का अर्थ छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में प्रवाहित करना। तो ये है आपका आर मार्ट पाल का कथन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि शिक्षा प्रशासन का उद्देश्य उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके सुविधापूर्वक प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। तो यह कथन जो है क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा है? तो किसका है? ये आपका ग्राहम वेलफोर का है। अगला क्वेश्चन 10 देख लिया जाए कि विश्व में मुख्यतः कितने प्रकार के जो दर्शन है पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? आपका एकाधिकारात्मक और लोकतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया जाए, किसने प्रशासन तथा पॉलिटिक्स को अलग अलग कार्य माना? तो किसने माना? तो फ्रैंक गुडनो ने। 12 नंबर देख लिया जाए कि वुडरो विल्सन की किताब द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब प्रकाशित किया गया? तो 1887 में। क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया जाए कि शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के उत्पादन का साधन बनाना, शिक्षा को सुनिश्चित योजना और सुनियोजन रूप प्रदान करना और प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना। तो उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 की बात की जाए कि अध्यापकों तथा छात्रों को ऐसी परिस्थितियों में एक साथ लाया जाए जिससे कि शिक्षा के उद्देश्य अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त हो सकें। तो यह कथन जो 14 का है किसका है? तो यह आपका कैंडेल का है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। दिया कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य सही बालकों को सही शिक्षकों द्वारा राज्य के सीमित साधनों के अंतर्गत उपलब्ध व्यय से ही शिक्षा लेने योग्य बनाना है, जिससे वे बालक शिक्षा प्राप्त करके लाभान्वित हो सकें। तो यह कथन जो 15 नंबर का किसका है? तो ये आपका ग्राहम वेलफोर का है। और अगला क्वेश्चन है कि किसका मत है कि आज के युग में विद्यालय को प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केजी सैदन के। और 17 नंबर की बात की जाए तो प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय तथा प्रत्येक कार्य शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप लेना अत्यंत आवश्यक है। तो यह 17 का जो कथन किसका है? तो जेबी सीयर्स का है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पुस्तक किसकी है? तो यह किसका है? तो 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेबी सीयर्स का है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं कि शैक्षिक प्रशासन का जो सिद्धांत क्या है? तो लचीलेपन सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, कार्यकुशलता का सिद्धांत यानी उपयुक्त सभी। द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के स्तर थे। तो कितने स्तर थे? तो आपके 5 स्तर थे। अगला देख लेते हैं कि शैक्षिक प्रशासन में संगठन होते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में शिक्षा के प्रशासनिक प्रक्रिया के जो 5 स्तर अभी मैंने बताया, ये 5 स्तर आप लोग देख सकते हैं कि नियोजन, और आपका अगला है संगठन, अगला है निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, या कह सकते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, ठीक है। तो ये आपके 5 जो दिए गए हैं। और अगला देख लेते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका पहला पूछ सकता है और लास्ट पूछ सकता है।
23 नंबर देख सकते हैं कि यह कथन किसका है कि प्रत्येक औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन व्याप्त रहता है। तो यह कथन जो किसका है तो चेस्टर बर्नार्ड का है। 24 नंबर की बात की जाए कि भारत में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्था है, तो केंद्रित और विकेंद्रित दोनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति है, तो कला और विज्ञान दोनों है। और अगला देख सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के जन्मदाता हैं, तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक टेलर है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया हुआ है कि प्रशासन प्रक्रिया सिद्धांत के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी फ्योल को। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार कर्मचारियों के प्रदर्शन स्तर के आधार पर वेतन निर्धारित किए जाने चाहिए, तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेलर का। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के संपादन कब और किसने किया, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लूथर गुलिक ने किया और 1937 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन किस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो प्रबंधन किस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो व्यवस्थापन, प्रशासन, नियोजन, ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रशासन के 7 कार्य किसने बताया, जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कार्य, जो किसने बताया तो लूथर गुलिक ने बताया। 31 का जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका पोस्ट कार्य में CO का अर्थ है तो क्या है कोऑर्डिनेटिव, ठीक है, कोऑपरेशन, को करिकुलम, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो यहाँ पे मैंने पोस्ट कार्ड को लिखा है, यहाँ से आप लोगों का पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही है, तो ये सारा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से आप लोगों को पहला पूछ देगा कि पहला क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आप लोग पहला याद कर लीजिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा। पहला पूछेगा और या तो लास्ट पूछ देगा, कितने हैं ये भी पूछेगा। ठीक है, और किसका फुल फॉर्म क्या है, ये सारा आप लोग याद कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 34 नंबर देख लेते हैं कि कार्यरत व्यक्तियों के अध्ययन ही मानवीय संबंध है। यह कथन जो किसका है, तो यह कथन रॉबर्ट आपका सॉल्टन स्टॉल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर देख सकते हैं कि प्रबंधन को गतिशील और जीवनदायक तत्व किस विद्वान ने माना है, तो किस विद्वान ने माना है आपका पीटर एफ डुकर ने। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हेनरी फ्योल ने प्रबंधन में कितने तत्वों को स्वीकार किया, तो कितने तत्वों को स्वीकार किया आपका 5 तत्वों को। अगला है कि पोस्ट कार्ब का जो फार्मूला है किसने दिया, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि लूथर गुलिक ने दिया था 1937 में। अगला क्वेश्चन है कि मोहिलमन ने शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को कितने भागों में बांटा है, तो कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। अगला क्वेश्चन है कि JB सीयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाएं हैं, तो कौन सी जो प्रशासन की क्रियाएं हैं तो आपकी कितनी है, JB सीयर्स के अनुसार आपकी 5 हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लेखक जो हैं कौन हैं, तो आपका JB सीयर्स हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देख लेते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं हैं, तो विद्यालय प्रबंधन की आपकी जो विशेषताएं हैं उद्देश्य पूर्वक प्रक्रिया, समन्वित प्रक्रिया, व्यवहारिक प्रक्रिया, यानी उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, विद्यालय प्रबंधन के कार्य हैं, तो विद्यालय प्रबंधन के योजना, संगठन, अभिप्रेरणा, उपरोक्त सभी आपके कार्य हैं। अगला है 43 नंबर, स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो किस भाषा से हुई है, आपका ग्रीक भाषा से हुई है, स्कोला से। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 44 नंबर, प्रशासन के नौकरशाही सिद्धांत के जो प्रतिपादक कौन है, तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर और मर्टन। अगला क्वेश्चन है किसके मूल्यांकन संगठन के लिए ही नहीं वैयक्तिक विकास के लिए ही आवश्यक है, मूल्यांकन संगठन के लिए ही नहीं वैयक्तिक विकास के लिए भी आवश्यक है, तो यह कथन जो आपका है स्टीफन यम कोरी का है। और 46 नंबर देख सकते हैं किसने कहा कोई भी संस्था या व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकते चाहे वह संवेग की स्थिति में ही क्यों न हो, तो यह कथन जो है किसका है, तो प्रोफेसर रॉबिन्स का है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए कि कथन है प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध या जन कल्याण सभी पर सामान्य रूप से जो है लागू होता है, तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी फ्योल। 48 नंबर की बात की जाए कि जो कुछ सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान माता पिता अपने बालक के लिए चाहते हैं वही समाज अपने बालकों के लिए चाहता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी का है। और अगला क्वेश्चन नंबर 49 की बात की जाए कि ऐसा समाज बिगड़ा हुआ
समाज माना जाएगा जिसके विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चलाए जाते। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा H.G. वेल्स का है। 50 बात की जाए विद्यालय शब्द की उत्पत्ति ग्रीक जो है ग्रीक भाषा जो ग्रीक के किस शब्द से हुई है? तो ये आपका स्कोला से हुई है। ठीक है, जो 50 नंबर की बात की जाए ये स्कोला है, इससे हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि प्रबंधन नियोजन प्रक्रिया संगठन प्रक्रिया निर्देशन तथा नियंत्रण द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का संसाधन संयोजन है। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन आपका जो सिस्क का है। अगला है 52 नंबर, इनमें से कौन एक विद्यालय प्रबंधन का मुख्य तत्व तो नहीं है? तो बताइए। 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण करना। यह आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात की जाए विद्यालय प्रशासन के लक्ष्य किस दिशा में पाए जाते हैं? तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज के लक्ष्य की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 54 नंबर कि इनमें से कौन प्रशासन प्रक्रिया का प्रथम चरण है? तो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नियोजन। ठीक है, प्रशासन प्रक्रिया का प्रथम चरण नियोजन। अब आप लोगों को जो मैंने बताया था अब कि इसको याद कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब आप बताइए लास्ट कौन सा है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इनमें से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो नौकरशाही की विशेषता नहीं है। तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवैयक्तिकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 56 दिया है, इनमें से कौन शैक्षिक प्रशासन का विषय क्षेत्र नहीं है? तो शैक्षिक प्रशासन का जो विषय क्षेत्र नहीं है तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, इनमें से कौन प्रशासन प्रक्रिया का अंतिम चरण है? तो अभी मैंने पूछा प्रथम चरण, तो आप लोगों ने बताया नियोजन है, और लास्ट चरण बताने के लिए कहा था तो ये देख सकते हैं बजट बनाना। ठीक है, पूछा गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कि पोस्ट कार्ब में डी किस शब्द के लिए है? डिमांड के लिए कि डायरेक्टिंग के लिए कि डिवोशन के कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? तो आपका डायरेक्टिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 58 का। और अगला बात की जाए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 59 नंबर, इनमें से कौन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कठोर का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है किस युग में पोस्ट कार्ब पद दिया गया? तो कब दिया गया? तो ये प्रशासन प्रक्रिया के रूप में वाला युग, यानी ऑप्शन नंबर 60 का एक करेक्ट हो जाएगा। 61 की बात की जाए कि किसके प्रबंधन में नौकरशाही का प्रत्यय दिया? तो किसने दिया? तो 61 का जो हो जाएगा मैक्स वेबर ने। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर की बात की जाए, दिया कि इनमें से किसे प्रशासन की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो प्रशासन की आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियोजन। और 63 नंबर है कि विद्यालय प्रबंधन के बारे में क्या सही नहीं है? यह सर्वदा लक्ष्यपूर्ण होता है, यह सामाजिक प्रक्रिया, यह एक व्यवसाय, यह सर्वदा अपवर्तनीय है। तो नहीं पूछा है तो यह आपका सर्वदा अपवर्तनीय नहीं होता है। ठीक है, अपवर्तनीय नहीं होता है, परिवर्तनीय होता है। ठीक है, तो यही गलत है, नहीं पूछा है तो यही आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 64 नंबर की, दिया है कि शैक्षिक प्रशासन ऐसी दशाओं में से जो अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में सर्वाधिक लाभ उठाने योग्य बनाएगी। राज्य को पहुंच के अंदर आने वाले राज्य में आने वाले खर्च पर सही विद्यार्थियों को सही अध्यापकों से सही शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना है। तो यह कथन किसका है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे यूनिट जो है सेकंड आपका यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, और फर्स्ट यूनिट के आप लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे देखा कि कंप्लीट हो चुके हैं। 64 क्वेश्चन मैंने कराया, और यहाँ से आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब यूनिट जो है दूसरी यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पे यूनिट दूसरी की देख सकते हैं, दिया कि पहला क्वेश्चन भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन है कब किया गया था? तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन आपका 3 फरवरी 1882 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए 2 नंबर की, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है आपका? तो हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला है कि भारतीय शिक्षा आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? तो हंटर आयोग में आपके कितने सदस्य थे? 20 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कि हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? तो कितने भारतीय सदस्य थे आपके? 7 भारतीय सदस्य थे।
हंटर आयोग के सचिव कौन थे? तो हंटर आयोग के सचिव आपके BL राइस थे। ठीक है, अध्यक्ष तो आप लोगों ने जाना विलियम हंटर और सचिव आप लोगों ने जाना BL राइस। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का गठन किसने किया? तो 1882 के हंटर आयोग का गठन किसने किया? तो 7 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर कि भारतीय शिक्षा आयोग ने 1883 में कितने पन्नों का एक विस्तृत जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? तो 600 पन्नों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हंटर आयोग, यहाँ पे देख सकते हैं हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या सुझाव दिए? तो 9 का जो करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या सुझाव दिया, इसका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर है कि माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को अ और ब वर्ग में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया? तो 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हंटर आयोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर आपका हम लोग अगला देख लेते हैं जो आपका यूनिट सेकंड का ही माध्यमिक शिक्षा आयोग है आप लोगों ने ठीक है देखा इसके पहले, और यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया सबसे पहले तो ये बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1952 में। अगला क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है 1952 से 53 जो था एक और नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुदालियर आयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि मुदालियर शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई तो कब हुई थी? तो ये आपका 23 सितंबर को हुई थी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रेषित की? तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 1953 को प्रेषित की। अगला क्वेश्चन है कि मुदालियर आयोग के कार्य क्षेत्र था, तो मुदालियर आयोग का जो है कार्य क्षेत्र क्या था? तो माध्यमिक शिक्षा का कार्य क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया? तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 के अध्यक्ष कौन थे? तो 1952 मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके LS मुदालियर थे। अगला है कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो कितने वर्गों में विभाजित किया? आपका 7 वर्गों में। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे? तो कितने विषय रखे? 8 विषय रखे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने रिपोर्ट कितने अध्यायों में जो है प्रस्तुत की? तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 अध्याय में। और अगला क्वेश्चन है 11 प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकाय को सौंपने का सुझाव किसने दिया? तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग 1882। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं यहाँ पे 12 नंबर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को अ और ब वर्ग में विभाजित। ठीक है, ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि अ और ब वर्ग में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया? तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हंटर आयोग। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने 10, 11, 12 अब 13 यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो आपके 5 थे। अगला है कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया, तो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव किसने दिया? तो हंटर आयोग ने। और माध्यमिक शिक्षा के बारे में पूछा जाए तो मुदालियर आयोग। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट पर कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का जो है सुझाव दिया? तो कितने परसेंट? बजट का 6%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है कि अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कितने भागों में विभाजित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12 भागों में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के जो अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो 17 का बी करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर तारा चंद्र। और यहाँ पे 15 हो गया। अगला क्वेश्चन 17 हो गया। और 18 बात की जाए कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 28 अगस्त 1953 को कितने पृष्ठों का जो है रिपोर्ट सरकार के समक्ष जो है प्रस्तुत की? तो कितने प्रस्तुत की? तो 244 पेज की पन्नों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा पृष्ठों की। और अगला देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 है ताराचंद समिति का जो है गठन कब हुआ? तो 1948 में हुआ। आचार्य नरेंद्र देव समिति का जो स्थापना कब हुई? तो कब हुई आपका? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939। सैडलर शिक्षा आयोग का जो गठन है कब हुआ? तो सैडलर शिक्षा आयोग का गठन आपका 1917 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
और अगला क्वेश्चन नंबर आपका 22 देख लेते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण मुदालियर किस विद्यालय के कुलपति थे। तो किस विद्यालय के कुलपति थे, तो ये आपका मद्रास विद्यालय के थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948 में हुआ। और 25 नंबर की बात की जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम था। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम आपका कोठारी आयोग था। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष कौन थे, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष DS कोठारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि DS कोठारी का पूरा नाम है। तो DS कोठारी का जो पूरा नाम आपका क्या है, तो दौलत सिंह कोठारी। अगला क्वेश्चन, अगर आप लोगों को ये अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आप लोगों को आवाज़ के माध्यम से जो है समझ लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो कोठारी आयोग की नियुक्ति हुई। तो कोठारी आयोग की जो नियुक्ति कब हुई, तो 14 जुलाई 1964 को हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, कोठारी आयोग के कितने सदस्य थे। तो कोठारी आयोग के कितने सदस्य थे, आपके 17 सदस्य थे। अगला है कि DS कोठारी जब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बने उस समय वे किस पर थे। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए 30 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। अगला है 31 नंबर कि कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो है भारत सरकार को सौंपा। तो कब सौंपा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 जून 1966 को। ठीक है, आपका 31 का D करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जाए, किस आयोग ने कहा देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ठीक है, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोठारी नीति ने कहा। विद्यालय योजना की जो विशेषताएं हैं, तो विद्यालय योजना की विशेषताएं आपका विकास पर आधारित, उपयोगिता पर आधारित, आवश्यकता पर आधारित, यानी उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया। तो वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 और 66 ने दिया। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं 35 नंबर कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 70%। अगला है कि कोठारी आयोग ने 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन कितने पृष्ठों में जो है प्रस्तुत किया। तो ये आपका 600 पृष्ठों में, 692। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है 692। और अगला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग का बृहद दस्तावेज कितने खंडों में विभाजित था। तो कितने खंडों में विभाजित था आपका जो है 3 खंडों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि बालकों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। तो आपका 6 से 14 वर्ष। ठीक है, वही विकलांगता की बात की अगर पूछा जाए तो आपका 6 से 18 वर्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग अगला देख लेते हैं। यहाँ पे जो है अगला चैप्टर का है कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समय भारत के जो 1986 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन, तो इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम जो है अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये इस वीडियो के कुछ घंटे बाद आप लोगों को ये जो भी बच रहा है क्वेश्चन वो कंप्लीट आप लोगों को एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और जितने भी पेपर कराए गए आप लोग जो है चैनल पे देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब चीज़। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।